अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक इट द कश्यप पे। तो आ गया हूँ मैं आपके पास एक नई टेस्ट सीरीज़ लेकर। जी हाँ, एडुटेरिया की 71st बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ फॉर 2025। ये जो टेस्ट सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके आने वाले बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ में है क्या, देखिए इस टेस्ट सीरीज़ में ना टोटल 25 टेस्ट होंगे। उसमें से 11 जो है आपके ये सेक्शनल टेस्ट होंगे और बाकी के 14 जो हैं ये आपके एफएलटी होने वाले हैं, यानी कि फुल लेंथ टेस्ट। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस बनाने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है ये, तो इसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये जो हमारा वीडियो है ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। आप लोग देख सकते हो बीपीएससी 71st बीपीएससी प्रीलिम्स 2025 टेस्ट 1 है। तो ये जो टेस्ट 1 का पार्ट 1 वीडियो, आगे के पार्ट भी हम लोग बहुत जल्दी लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है इस टेस्ट सीरीज़ में, ये मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है ना। तो हमारा पहला सवाल कह रहा है, भारत में कारखाना बनाने वाले पहले यूरोपीय कौन था। तो भारत में कारखाना बनाने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट पहले कर दोगे, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। क्या हो जाएगा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। हम लोग एक्सप्लेनेशन साथ के साथ चलते करेंगे, जैसा कि हम लोग चलते हैं करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के बारे में बताया गया है कि मसालों के व्यापार के लिए पेड्रो अल्वारेज कैब्रल द्वारा एक यात्रा की गई थी। ठीक है, उन्होंने बातचीत की और कलिकट में एक कारखाना स्थापित किया। कहाँ पे स्थापना किया, तो कलिकट में किया। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जहाँ वे सितंबर 1500 में पहुंचे थे। तो एक सवाल तो आपसे ऐसे बन जाएगा कि पेड्रो अल्वारेज कैब्रल पहुंचे कब थे। तो ये पहुंचे थे 1500 में। ठीक है, कब कहाँ पहुंचे थे, तो ये कलिकट पहुंचे थे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना होगा। यह भारत में यूरोपीय द्वारा स्थापित पहला कारखाना था, और यही जो कारखाना था ये भारत में यूरोपीय द्वारा स्थापित पहला कारखाना था। तो ये हो गई आपका पहला क्वेश्चन, इससे पूरी तरह से कंप्लीट। आपको जो फैक्ट मैंने बताई ये आपको याद रखने हैं। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल कहाँ पहुँचे, तो कलिकट पहुँचे। कब पहुँचे, तो 1500 में पहुँचे। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह भारत में यूरोपीय द्वारा स्थापित पहला कारखाना था। ठीक है, चलते हैं हमारे दूसरे सवाल पे। देखिए दूसरा सवाल कह रहा है, पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था या कौन होगा, है ना। तो पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, यहाँ पे होगा नहीं होगा, था होगा। ठीक है, कौन था, तो ये थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन थे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए तो अब जब यहाँ पे आप अल्बुकर्क के बारे में पढ़ोगे ना, देखिए तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में दिया हुआ है। देखिए अल्बुकर्क जो अल्मीडा के बाद भारत में पुर्तगाली गवर्नर बने। तो आपको याद होना चाहिए कि अल्मीडा कब आए थे, अल्मीडा 1505 से 1509 तक थे। ठीक है, उसके बाद कौन आए, अल्बुकर्क आते हैं। अल्बुकर्क कब से कब तक रहे, 1509 से 1515 तक रहे थे अल्बुकर्क। ठीक है, और इनके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट आए थे वो कौन थे, नीनो डी कुना। नीनो डी कुना कब से 1529 से 1538 तक रहे थे नीनो डी कुना। ठीक है, तो ये टर्म आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल आपके जवान पे होनी चाहिए। ठीक है, तो अल्मीडा के बाद कौन आते हैं, अल्बुकर्क आते हैं। तो भारत में ये पुर्तगाली गवर्नर बने। पूर्व में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है, यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर कहा जाता है। देखिए उन्होंने समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर नजर रखने वाले अड्डे स्थापित करके पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर पर रणनीतिक नियंत्रण हासिल किया था। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में लाल सागर के पास होर्मुज में, मालाबार में, मलक्का में पुर्तगाली गढ़ थे। तो इन्होंने इन जगहों पे क्या किया था ना, पुर्तगाली गढ़ बना लिए थे। कहाँ कहाँ, तो लाल सागर के पास, रेड सी के पास, होर्मुज में, मालाबार में, मलक्का में। ठीक है, अल्बुकर्क के अधीन पुर्तगालियों ने अन्य जहाज़ों के लिए परमिट प्रणाली शुरू की थी। तो परमिट सिस्टम भी किसके टाइम में शुरू हुआ था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के टाइम में। ये याद रखिएगा, परमिट सिस्टम भी जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क के टाइम में ही शुरू हुआ था। ठीक है, इस क्षेत्र में प्रमुख जहाज निर्माण केंद्रों पर नियंत्रित किया। जहाज निर्माण के लिए खाड़ी और लाल सागर क्षेत्रों में लकड़ी की अनुपलब्धता ने भी पुर्तगालियों को उनके उद्देश्यों में क्या की, मदद की। देखिए अल्बुकर्क ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आता है कि अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को आसानी से हासिल कर लिया। तो गोवा पे का कब्जा किया था पुर्तगालियों ने, तो 1510 में। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा कि 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, और किससे किया था, तो बीजापुर के सुल्तान से लिया था। बीजापुर का सुल्तान मुख्य बंदरगाह सिकंदर महान के समय के बाद यूरोपीय लोगों के अधीन होने वाला पहला भारतीय क्षेत्र था। तो सिकंदर द ग्रेट के बाद जो यूरोपीय लोगों के अधीन होने वाला जो पहला भारतीय क्षेत्र था वो कौन सा था, तो ये गोवा का ही क्षेत्र था। इसे याद रखिएगा। उनके शासन की एक दिलचस्प विशेषता सती प्रथा का उन्मूलन था, और इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा को बैन भी करवाया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क के टाइम में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं हमारे दूसरे सवाल पे, तीसरे सवाल पे। देखिए भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कौन सा कारण नहीं था,
ठीक है ना। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन का कौन सा कारण नहीं था, आपसे पूछ रहा है ना। नहीं वाले को आप क्या करोगे, अंडरलाइन कर दोगे। अब देखिए, इसमें से जो उत्तरी अमेरिका की खोज है ना, ये कारण नहीं था। तो ये नहीं था, आपको यही वाला ढूंढना था। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका की खोज हो जाएगा। और इसका जो सही जवाब, अब बाकी के क्या कारण थे, तो पतन के कारण में क्षेत्रीय शक्ति का उदय था, ये पतन का कारण था। अनैतिक व्यापारी प्रथाएं थी उनकी, ये भी उनके पतन का कारण है। और विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हो गया, ये भी उनके डिक्लाइन का कारण है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें साफ हो जाएंगी। यहाँ देखिए, 18वीं शताब्दी तक भारत में पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक प्रभाव खो दिया था। ठीक है, कई लोग समुद्री डकैती और लूटपाट करने लगे थे। वास्तव में हुगली का इस्तेमाल कुछ पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए आधार के रूप में किया था। ठीक है, पुर्तगालियों के पतन के कई कारण थे। मिस्र, फारस और उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंशों के उदय और उनके निकटतम पड़ोसियों के रूप में अशांत मराठाओं के उदय के साथ भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त स्थानीय लाभ कम हो गए थे। मराठाओं ने 1739 में पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन पर कब्जा कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो गया ये आपके लिए। ठीक है, तो मराठाओं ने पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन पर कब कब्जा किया, तो आपको याद रखोगे 1739 में किया। कब किया, 1739 में कब्जा कर लिया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात पुर्तगालियों के बंदरगाह का महत्व कम हो गया। जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया ना, तो पुर्तगालियों के जो बंदरगाह का महत्व था वो कम हो गया था। अब देखिए, पुर्तगालियों की धार्मिक नीतियां जैसे कि जेसुइट्स की गतिविधियों ने राजनीतिक भय को जन्म दिया। मुसलमानों के प्रति उनके विरोध के अलावा ईसाई धर्म अपनाने की पुर्तगाली नीति ने हिंदुओं को भी क्या कर दिया था, नाराज कर दिया था। यानी कि वो फोर्स कर रहे थे कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, है ना। तो इससे हिंदू तो नाराज ही थे, मुसलमान तो नाराज ही थे, हिंदू भी नाराज होने लगे थे। अब देखिए, उनके अनैतिक व्यापार व्यवहार ने भी कई प्रतिक्रिया पैदा की। पुर्तगालियों ने समुद्री डाकू के रूप में कुख्याति अर्जित की। ठीक है ना, वो पायरेसी करने लगे थे और हुगली को बेस ऑफ पायरेसी बनाया था। उनके अहंकार और हिंसा ने छोटे राज्यों के शासकों के साथ मुगलों को भी नाराज कर दिया था। जिससे क्या हो रहे थे, मुगल भी देख रहे थे कि ये मेरे क्षेत्र में तो लूटपाट कर रहे हैं, इससे मुगल भी नाराज होते जा रहे थे। अब देखिए, ब्राजील की खोज ने पुर्तगाल की उपनिवेशी गतिविधियों को क्या किया, पश्चिम की ओर मोड़ दिया था। तो ब्राजील की जो खोज होती है उसने पुर्तगाल की जो उपनिवेशी गतिविधियां थी उसको पश्चिम की ओर मोड़ दिया था। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं आगे। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। इसमें आपको दिया हुआ है डच फैक्ट्री की स्थापना का कालक्रम आपको बताना है ना। कोड दिया हुआ है, आपको बताना है कि कब कौन सी फैक्ट्री स्थापित हुई थी। तो याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम की जो डच ने फैक्ट्री स्थापित की थी 1605 में की थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सूरत में कब किया उन्होंने, सूरत में 1616 में ही किया था, है ना। सूरत में 1616 में किया था, याद है। कराईकल में 1645 में किया, ये भी बिल्कुल सामने सामने दिया हुआ है ना। ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। कोचीन में कब किया, तो 1663 में किया। कब किया कोचीन में, तो आप बताओगे मुझे। अब आप बताइए कि डच ने पटना में, है ना, डच ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी, है ना। ये आप कमेंट करके बताओगे मुझे कि डच ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी। ठीक है, बाकी आपको याद रखना है, मसूलीपट्टनम में 1605, सूरत में 1616, कराईकल में 1645 और कोचीन में 1663। यही आपका एक्सप्लेनेशन में भी दिया होगा, यही चीज़ें देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे देखिएगा, भारत में डच फैक्ट्री है मसूलीपट्टनम में कब, 1605 मैंने बताया। पुलिकट 1610, सूरत 1616 में, बिमलीपट्टनम में 1641 में, कराईकल में कब, 1645 में, चिंसुरा 1653 में, कासिम बाजार और बारनगोर और पटना, बालासोर, नागपट्टनम और नागीपट्टनम में 1658 में, और कोच्चिन में 1663 के नाम से भी जाना जाता है। नाम से नहीं जाना जाता भाई, वहाँ पे फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। गलत है ये लाइन। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे 5वें नंबर पे क्वेश्चन पे। अब देखिए, तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1759 की हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई। तो 1759 में जो हुगली की लड़ाई हुई थी, इसमें किस यूरोपियन शक्ति की हार हुई। इसका आंसर हो जाएगा डच की। किसकी हार हुई थी, डच की हार हुई थी। आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, डच मलय द्वीप समूह के व्यापार में शामिल हो गए। डच क्या किए, वो मलय द्वीप समूह के व्यापार में शामिल हो गए। इसके अलावा थर्ड एंग्लो डच युद्ध कब हुआ था, 1672 और 74 में। बस आपको ईयर याद रखना और कुछ नहीं याद करना ज़्यादा इसका। तो थर्ड एंग्लो डच युद्ध जो है 1672-74 में हुआ था। सूरत और बॉम्बे की नई अंग्रेजी बस्ती के बीच संचार कट गया। क्या हुआ ना, कम्युनिकेशन बंद हो गया उनका, जिसके कारण डच सेनाओं द्वारा बंगाल की खाड़ी में 3 घर जाने वाली अंग्रेजी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप हुगली की लड़ाई कब हुई थी, नवंबर 1759 में डचों की हार हुई, जिसके बाद भारत में डच महत्वाकांक्षाओं को करारा झटका लग गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था, यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहला गोल्डन फरमान किसने जारी किया था, किसने किया था? गोलकुंडा के सुल्तान जो थे अब्दुल कुतुब शाह ने। देखिएगा, गोलकुंडा के अब्दुल कुतुब शाह ने गोल्डन फरमान दिया था। एक्सप्रेशन देखिएगा यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है 1632, ईयर याद रखना पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब दिया गया था? तो 1632 में दिया गया था, ये याद रखिएगा, है ना। तो 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा जारी किए गए गोल्डन फरमान से अंग्रेजी कंपनी की स्थिति में सुधार हुआ। 500 पैगोडा प्रति वर्ष के भुगतान पर अंग्रेजों ने गोलकुंडा के बंदरगाहों पर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया था। चलते हमारे 7 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारत में सहायक गठबंधन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो सहायक गठबंधन है इसका जनक किसको मानते हैं? इसका जनक जो है फ्रांसिस डुप्लेक्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? फ्रांसिस डुप्ले को माना जाता है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे यही दिया हुआ है कि डुप्ले भारत में सहायक संधि की प्रथा के प्रथम प्रवर्तक थे। तो डुप्ले को जो है सहायक संधि की प्रथा का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है, डुप्ले को, याद रखिएगा, है ना। चलते हमारे 8 नंबर पे। 8 नंबर में हमारा कह रहा है 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया? तो 1667 में सूरत में फ्रांसीसी कारखाना किसने, कब जो है? तो 1667 वाला पूछ रहा है आपसे, किसने किया था बताओ आप? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस कैरन। क्या हो जाएगा? फ्रांसिस कैरन ने किया था। देखिए यहाँ पे 1667 में फ्रैंकोइस कैरन ने सूरत में एक कारखाना स्थापित करते हुए भारत के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया। ठीक है, कैरन के साथ आए एक फारसी मरकरा ने, किसने? मरकरा ने गोलकुंडा के सुल्तान से पेटेंट प्राप्त करने के बाद 1669 में मसूलीपट्टनम में एक और फ्रांसीसी कारखाना स्थापित किया। 1673 में फ्रांसीसियों ने बंगाल के मुगल सूबेदार कौन थे? शाइस्ता खान थे। कौन थे उस टाइम में? तो बंगाल के जो मुगल सूबेदार थे शाइस्ता खान, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता के पास चंद्रनगर में एक टाउनशिप स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। ठीक है, तो उन्होंने ये टाउनशिप स्थापित करने की क्या की? अनुमति प्राप्त की थी। बिल्कुल सही है, ये कैरन हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों को आपको मिलान करना है ना, कि ये पुस्तक किसने लिखी थी। पहला कुछ पुस्तक का क्या नाम है? इंडिया कनकर्ड। इंडिया कनकर्ड जो पुस्तक है ये लिखी थी जॉन विल्सन ने। किसने? जॉन विल्सन ने। 1 का क्या हो जाएगा? बी होगा, है ना, 1 का बी। नेक्स्ट, आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स। आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स लिखी थी विलियम इरविन ने। किसने लिखी थी? आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स लिखी थी विलियम इरविन ने। मैं बताता जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट है द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, यानी कि द एग्रेरियन सिस्टम मुगल इंडिया किसने लिखी थी? सर सिडनी ओवन ने। किसने? सिडनी ओवन ने लिखी थी। बिल्कुल सामने इनके, याद रखिएगा। द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, ये लिखी थी इरफान हबीब ने। द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसने लिखी? इरफान हबीब ने। फिर से पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा। इंडिया कनकर्ड किसने लिखी थी बताओ? इंडिया कनकर्ड लिखी थी जॉन विल्सन ने। आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स किसने लिखी? तो विलियम इरविन ने लिखी थी। द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सिडनी ओवन ने। और द फॉल ऑफ द मुगल्स एम्पायर ये लिखी थी इरफान हबीब ने। ठीक है, यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा अंतर है। द एग्रेरियन सिस्टम है और यहाँ पे द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर है, इसको याद रखिएगा। एग्रेरियन सिस्टम वाला सिडनी ओवन और फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर इरफान हबीब। ठीक है, क्लियर हो गया। 9 का आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। देखिए 9 का हो गया सी। चलते हैं हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन पे। एक्सप्रेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ। एक्सप्रेशन बिल्कुल वही चीज़ दिया हुआ जो मैं आपको बता रहा था। इंडिया कनकर्ड जॉन विल्सन ने। ठीक है, आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स विलियम इरविन ने। द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया सिडनी ओवन ने। और द फॉल ऑफ द मुगल्स एम्पायर ये इरफान हबीब ने लिखी है। चलते हैं हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए मकतब क्या है? 10 नंबर आपसे पूछ रहा है ये मकतब क्या भाई, है ना। मकतब क्या था? क्या था मकतब? ये तो यह एक शैक्षणिक संस्थान था। क्या था? शैक्षणिक संस्थान था। ये इसी एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए 18वीं सदी के बाद भारत में दी जाने वाली शिक्षा अभी भी पारंपरिक थी, जो पश्चिम में तेजी से हो रहे विकास से मेल नहीं खा सकती थी। ज्ञान, साहित्य, कानून, धर्म, दर्शन और तर्क तक ही सीमित था और भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भूगोल के अध्ययन को बाहर रखा गया था। ठीक है, वास्तव में प्राचीन शिक्षा पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कोई भी मौलिक विचार हतोत्साहित हो गया। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच प्राथमिक शिक्षा काफ़ी व्यापक थी। हिंदू और मुस्लिम प्राथमिक विद्यालयों को क्रमशः पाठशाला और मकतब कहा जाता था। तो
तो हिंदू के जो प्रारंभिक विद्यालय थे ना, प्राथमिक विद्यालय थे, उसको पाठशाला कहते थे, और मुस्लिम के जो होते थे उसको मकतब कहा जाता था। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ना, तो याद रखिएगा मकतब क्या होता है, तो शैक्षणिक संस्थान है जाता था। शिक्षा पढ़ने लिखने और अंकगणित तक ही सीमित था, ठीक है ना, या तो वहाँ पढ़ते थे लिखते थे या फिर अंकगणित अर्थमेटिक्स करते थे छोटे छोटे। निचली जाति के बच्चे कभी कभी स्कूल में जाते थे, लेकिन महिलाओं की उपस्थिति दुर्लभ थी। तो निचली जाति के जो बच्चे थे वो कभी कभी स्कूल जाते थे, लेकिन जो वुमेन थी ना उनका देखना बिल्कुल दुर्लभ था, हो गया था कि वो स्कूल जा रही हो, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलते हैं हमारे 11 नंबर के क्वेश्चन पे। अब क्या कह रहा है हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन, सूची 1 कला एवं संस्कृति को सूची 2 कलाकार से मिलान करना, मतलब किसने क्या बनवाया था, है ना। आइए देखते हैं हम लोग। बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था असफ उद दौला ने, याद रखिएगा। बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? असफ उद दौला ने। खगोलीय वेधशाला ये किसने बनाई थी? ये सवाई जयसिंह ने बनवाई थी, याद रखिएगा। खगोलीय वेधशाला किसने बनाई? सवाई जयसिंह ने बनवाई थी। हीर रांझा किसने लिखी थी? हीर रांझा वारिस शाह ने लिखी थी, याद रखिएगा। हीर रांझा किसने लिखी थी? वारिस शाह ने। और शाह जो डिस्लो जो है शाह अब्दुल लतीफ़, शाह से आप भी बना भी सकते हो, देखो शाह। तो शाह जो डिस्लो है ये शाह अब्दुल लतीफ़ ने लिखी थी। किसने लिखी थी? शाह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का डी होगा इसका आंसर, है ना। ABCD डायरेक्ट है, सामने वाले थे इसके सही आंसर। तो बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? अशरफ उद दौला ने, याद रखो। बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया ना? अशरफ उद दौला ने। खगोलीय वेधशाला किसने बनवाया? तो सवाई जयसिंह ने बनवाया। किसने? सवाई जयसिंह ने बनवाया। हीर रांझा किसने लिखा था? तो वारिस शाह ने हीर रांझा लिखा था। और शाह जो रिसालू है ये शाह अब्दुल लतीफ़ ने लिखा था। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग, जल्दी से देखिएगा यहाँ पे। लखनऊ में असफ उद दौला ने 1784 में, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, अब याद करना पड़ेगा। तो लखनऊ में 1739 में 1784 में अशरफ उद दौला ने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सवाई जयसिंह ने गुलाबी नगर जयपुर और दिल्ली, जयपुर बनारस मथुरा और उज्जैन में 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाए थे। कहाँ कहाँ बनवाए थे देखिएगा, दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन में। उन्होंने लोगों के लिए खगोल विज्ञान के लिए अध्ययन में मदद करने के लिए जिज मोहम्मद शाही नामक सारणी भी तैयार की। तो आपसे पूछा जाएगा जिज मोहम्मद शाही किसने बनवाई थी, है ना, सारणी। तो ये बनवाई थी किसने? जयसिंह ने। जिज मोहम्मद शाही बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिज मोहम्मद शाही किसने? जयसिंह ने बनवाई थी। अब देखिए 18वीं शताब्दी के साहित्यिक जीवन की एक विशिष्ट विशेषता उर्दू भाषा और कविता का विकास था। यह मीर, सौदा, नज़ीर और मिर्ज़ा गालिब जैसे उर्दू कवियों का काल था, है ना। किसका किसका? तो मीर, सौदा, नज़ीर, मिर्ज़ा गालिब जैसे उर्दू कवियों का काल था। दक्षिण भारत में मलयालम साहित्य त्रावणकोर शासकों के संरक्षण में फला फूला। कलक्तु कुंचन नाम्बियार एक प्रसिद्ध मलयालम कवि थे। तो ये जो कलक्तु कुंचन नाम्बियार हैं ये क्या थे? एक प्रसिद्ध मलयालम कवि थे। तमिल भाषा स्थिर कविता से समृद्ध हुई। स्थिर कविता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादकों में से एक थायो मुनवर थे, है ना, ने मंदिर शासन और जाति व्यवस्था के दुरुपयोग का विरोध किया था इन्होंने। पंजाबी साहित्य में रोमांटिक महाकाव्य हीर रांझा की रचना वारिस शाह ने की थी। हमारा क्वेश्चन भी यही था, हीर रांझा किसने लिखा था? तो वारिस शाह ने लिखा था। सिंधी साहित्य में शाह अब्दुल लतीफ़ ने कविताओं का एक संग्रह शाह जो रिसालो रचना की। और शाह अब्दुल लतीफ़ ने कविताओं का एक संग्रह था जिसका नाम क्या था? शाह जो रिसालो बनाया था। किसने? तो शाह अब्दुल लतीफ़ ने। ये क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के कुछ उदाहरण मात्र हैं, और ये सब क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। गवर्नर जनरल को उनकी नियुक्ति के आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। मतलब जैसे जैसे जो गवर्नर जनरल आए थे वो आपको बताना है। कौन कौन है हमारे पास? सर जॉन सोड है, लॉर्ड हार्डिंगे है, लॉर्ड हेस्टिंग है और लॉर्ड एमहर्स्ट है ना। तो सबसे पहले कौन आए थे? सर जॉन सोड आए। सर जॉन सोड का आप टाइम याद करो। सर जॉन सोड का जो टाइम था ये क्या था? 1793 से 1798, 1793 से 1798, है ना। ये सर जॉन सर का था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक रहे। क्लियर है? 1813 से कब तक रहे? तो सर जॉन सर के बाद 1 के बाद 3, यानी कि डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए आप ये दो बना लोगे तो आपका सही आंसर निकल जाएगा, है ना। तो सर जॉन सर का मैंने क्या बताया? 93 से 98, है ना, 1700 वाला है ये, याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग कब? लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823। लॉर्ड हार्डिंगे 1 कब? है ना। लॉर्ड हार्डिंगे से पहले कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट आ गए। लॉर्ड एमहर्स्ट कब? 1823 से 1828, याद रखिएगा। 1823 से 1828 लॉर्ड एमहर्स्ट। और लॉर्ड हार्डिंगे 1844 से 1848, ठीक है। तो ये आपका टर्म हो गया। आइए हम लोग इसी एक्सप्रेशन देख लेते हैं।
देखिए यही दिया हुआ यहाँ पे। सर जॉनसन क्या है, तो सर जॉनसन 1793 से 1798 थे। लॉर्ड हेस्टिंग मैंने आपको बताया 1813 से 1823। लॉर्ड एमहर्स्ट मैंने बताया 1823 से 1828। और लॉर्ड हार्डिंगे वन 1844 से 1848, 1844 से 1848, इसको याद रखिएगा। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, ठीक है। मतलब कौन सी संधि किसके टाइम में हुई थी। पहला क्या हमारा, सालबाई की संधि 1782, तो ये जो थी वारेन हेस्टिंग के टाइम में हुई थी। एक का सी हो जाएगा, है ना, एक का सी दो जगह दिया हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं। तो सालबाई की संधि 1782 जो है ये वारेन हेस्टिंग के टाइम में हुई, क्लियर है। लॉर्ड बेंटिंग के टाइम में क्या हुआ था, तो रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि हुई थी। तो 2 का डी है, 2 का डी है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये हो गया हमारा सही आंसर। देखिए तो वारेन हेस्टिंग के साथ क्या हुई थी, सालबाई की संधि 1782 में। बेंटिंग के साथ क्या हुई, रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि हुई। वेलेस्ली के साथ क्या हुई, तो बसीन की संधि होती है 1802 की। वेलेस्ली के साथ क्या हुई, बसीन की संधि हुई 1802 की वेलेस्ली के साथ। और लॉर्ड हेस्टिंग के साथ क्या हुई, तो लॉर्ड हेस्टिंग के साथ सिंधिया के साथ 1817 में संधि हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग की। इसको याद रखिएगा, क्लियर है चीज़ है। 13 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग इसी एक्सप्रेशन देख लेते हैं। देखिए वही चीज़ दिया हुआ यहाँ पे, वारेन हेस्टिंग के साथ सालबाई की संधि 1782 में हुई। लॉर्ड बेंटिंग के साथ रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि। तो लॉर्ड बेंटिंग ने क्या किया था, रंजीत सिंह के साथ शाश्वत मित्रता की संधि की थी। और लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, बसीन की संधि की थी 1802 में, ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया, तो सिंधिया के साथ संधि की 1817 में, 1817 में। इसको याद रखिएगा। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। इसको आपको मिलान करना था, हमने मिलान कर लिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर, बहुत ज़्यादा मिलान करना है यार आपको। देखिए निम्नलिखित का फिर से मिलान करिए। क्या है, सूची 1 है और सूची 2 है। आपको क्या करना है, इसमें मिलान करना है फिर से। लॉर्ड डलहौजी हैं, लॉर्ड मायो हैं, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड हार्डिंगे 2 हैं। तो सबके बारे में किनके टाइम में क्या काम हुआ था। देखिए लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ना लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी। 1 का डी, है ना, 1 का डी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम में क्या हुई थी, लॉर्ड हार्डिंगे के टाइम में प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी, क्लियर है। लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो के टाइम में क्या हुआ, तो राज्य रेलवे की शुरुआत हुई। लॉर्ड मायो के टाइम में क्या हुआ, राज्य रेलवे की शुरुआत हुई। इसको याद रखिएगा, स्टेट रेलवे की शुरुआत हुई लॉर्ड मायो के टाइम में। कर्जन के टाइम में क्या होता है, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में जो है कॉमर्स और इंडस्ट्री की, यानी कि वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना हुई। कर्जन के टाइम में क्या हुआ, वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना हुई। और लॉर्ड हार्डिंगे 2 के टाइम में क्या हुआ, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरित हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि कलकत्ता से जो दिल्ली राजधानी हस्तांतरित हुई या स्थानांतरण हुआ, किसके टाइम में हुआ, तो लॉर्ड हार्डिंगे 2 के टाइम में हुआ। इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इंग्लिश वालों के लिए है, हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, हिंदी में भी चीज़ें समझ में आ जा रही है हिस्ट्री में, है ना। साइंस का तो हम लोग बाइलिंगुअल कर ही रहे हैं, हिस्ट्री में नहीं करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ देखते हैं हम। 1942 की अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय के काल में हुई। 1942 की अगस्त क्रांति की घटना जो है ये किस वायसराय के काल में हुई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। किसके टाइम में हुई, लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में हुई थी। आइए एक्सप्रेशन देखते हैं हम लोग। देखिए 1942 की अगस्त क्रांति की घटना, लॉर्ड लिनलिथगो का टाइम क्या है, 36 से 43, 36 से 43 इनका टाइम है। तो इन्हीं के टाइम में जो है इनकी घटना हुई थी लॉर्ड 1942 की अगस्त क्रांति, है ना। आइए हम लोग इसके बारे में और यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको इतनी चीज़ें ही जाननी थी कि किसके टाइम में, तो आपको मेनली क्या जानना है इसमें, लॉर्ड लिनलिथगो का क्या टर्म था, है ना। लॉर्ड लिनलिथगो कब के, 36 से 43, इसको याद रखिएगा। और अगस्त क्रांति जो 1942 में होती है ये इन्हीं के टाइम में हुई, क्योंकि उनका जो टर्म था 1936 से 1943 था, है ना। 1936 से 1943 इनका टर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता का कारक नहीं है, इनमें जो है भारत के अंग्रेजों की सफलता का कारक नहीं वाला कौन सा है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ईसाई धर्म का प्रसार जो है इसमें से कारण नहीं है ना। तो हमारा सही वाला नहीं वाला ही ढूंढना था, आंसर हो गया सी। बाकी यहाँ पे क्या कह रहा है, बाकी जो यहाँ पे बेहतर सैन्य अनुशासन, नियमित वेतन, ये कारण है उनकी सफलता के, है ना। ये क्या है, कारण है उनकी सफलता के। नागरिक और अनुशासन और निष्पक्ष चयन प्रणाली, ये भी उनकी सफलता का कारण है। और ब्रिटिश राष्ट्रवादी गौरव जो है ये भी उनकी सफलता के कारण है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपकी, ठीक है। तो ईसाई धर्म का प्रसार जो था ये इसका जो कारण नहीं है। चलते हैं हमारे 17 नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। 17 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, बताइए आप लोग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1757 को
कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को बैटल ऑफ पलासी लड़ा गया था। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए 23 जून 1757 मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव की कमान में कलकत्ता में एक मजबूत सेना के आगमन ने बंगाल में अंग्रेजी स्थिति को क्या किया? मजबूत किया। क्लाइव के नवाब के गद्दारों मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, बंगाल के एक प्रभावशाली बैंकर, जगत सेठ क्या थे? बहुत बड़े बैंकर थे ये, और अमीर चंद के साथ एक गुप्त गठबंधन बनाया। इस सौदे के तहत मीर जाफर को नवाब बनाया जाना था, जो बदले में कंपनी को उनकी सेवाओं के लिए पुरस्कृत करेगा। ठीक है, षड्यंत्रकारियों के साथ कंपनी के गुप्त गठबंधन में अंग्रेजी स्थिति क्या हो गई? काफ़ी मजबूत हो गई। इस प्रकार प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 में अंग्रेजों को क्या मिल गई थी? जीत मिल गई थी। चलते हैं हमारे 18 नंबर के क्वेश्चन पे। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह कथन किसका था? क्लाइव जो है यह ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह कथन किसका था? यह कथन था पर्सिवियल सीपियर का। किसका? पर्सिवियल सीपियर का यह कथन था। देखिएगा यहाँ पे, देखिए तो पर्सिवियल सीपियर बोलते हैं, क्लाइव एक संस्थापक नहीं बल्कि भविष्य का अग्रदूत था। वह साम्राज्य का योजनाकार नहीं बल्कि एक प्रयोगकर्ता था जिसने संभावनाओं के बारे में कुछ बताया। क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था। ये जो है यह बात बोलने वाले कौन थे? पर्सिवियल सीपियर थे। याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं डायरेक्ट, है ना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 19 नंबर में क्लाइव और शाह आलम सेकेंड के बीच इलाहाबाद की संधि के संबंध में गलत कथन की पहचान करना। आपको कौन सा ढूंढना है? गलत कथन आपको ढूंढना है कि कौन सा गलत कथन है ना। आइए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि कंपनी के संरक्षण में शाह आलम टू को इलाहाबाद में निवास करना, ये तो बिल्कुल सही बात है। शाह आलम टू को कहाँ पे निवास करना? इलाहाबाद में। दूसरा कह रहा है 26 लाख के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में उड़ीसा दीवानी देने का फरमान जारी किया, ये भी बिल्कुल सही है ना। ये भी बिल्कुल सही है। आपको ढूंढना क्या है? आपको तो गलत वाला ढूंढना है ना, लेकिन ये दोनों तो क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कंपनी की क्षतिपूर्ति के रूप में ईआईसी को 50 लाख रुपए का भुगतान करना, ये जो है ये बिल्कुल गलत है ना। तो आपको गलत वाला ही ढूंढना था, आपका आंसर यही हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको यही वाला ढूंढना है ना। तो गलत वाला जो हमारा 3 है इसमें आंसर हो जाएगा, कथन 3। लास्ट कह रहा है उत्तर प्रांतों के निजामतकार के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपये का प्रावधान करना, ये बिल्कुल सही है ना। ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको गलत वाला ढूंढना है। गलत कौन है? तो ये जो युद्ध क्षतिपूर्ति वाला दिया हुआ 3, तो कथन 3 जो है ये गलत है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा सी, कथन 3। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। देखिए तो 19 का जो है मैंने बताया कथन 3 क्या है? गलत है। देखिए इलाहाबाद की संधि, तो रॉबर्ट क्लाइव ने अगस्त 1765 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट याद रखना, आप मंथ के साथ याद रखो कि रॉबर्ट क्लाइव ने अगस्त 1765 में इलाहाबाद में 2 महत्वपूर्ण संधियाँ की, एक अवध के नवाब के साथ और दूसरी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। ठीक है, नवाब शुजाउद्दौला ने सहमति व्यक्त की। नवाब शुजाउद्दौला ने क्या की? सहमति व्यक्त की। और क्या क्या इसमें प्रावधान है ये देखिएगा, इलाहाबाद और करा या फिर कोड़ा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपना। तो इलाहाबाद और करा किसको? सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपना। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपये का भुगतान करना। कंपनी को कितने रुपये का भुगतान करना? 50 लाख रुपये का। बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उनकी संपत्ति का पूरा कब्जा देना, यानी बनारस के जो जमींदार हैं उनको क्या करना? संपत्ति का पूरा कब्जा देना। और यहाँ पे जो दिया हुआ है, शाह आलम द्वितीय ने सहमति व्यक्त की इलाहाबाद में निवास करना, जिसे अवध के नवाब द्वारा कंपनी के संरक्षण में उसे सौंप दिया जाना। 26 लाख रुपये वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने वाला फरमान जारी करना। और लास्ट बात कह रहा है उक्त प्रांतों के निजामत कार्यों यानी कि सैन्य हो, सुरक्षा हो, पुलिस हो या फिर न्याय प्रशासन के बदले में कंपनी को 53 लाख रुपए का प्रावधान करना। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। 20 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा दायर आरोपों और आरोप पत्र के अनुसार टीपू सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूत नहीं भेजे थे, है ना। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो आरोप लगाया था उसके अंदर टीपू सुल्तान ने किस स्थान पर दूत को नहीं भेजे थे? कहाँ नहीं भेजे थे? तो चाइना नहीं भेजे थे वो, है ना, चाइना नहीं भेजे थे। कहाँ कहाँ भेज दिए थे वो? तो वो फ्रांस भेजे थे, अफगानिस्तान भी भेजे थे और अरब के देश भी भेज चुके थे। ठीक है, लेकिन चाइना नहीं भेजे थे। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, टीपू ने उल्लेख किया कि वह निज़ाम और मराठाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रच रहा है और उसने देशद्रोह के इरादे से अरब, अफगानिस्तान, काबुल, फ्रांस, मॉरिशस, वायसराय भी दूत भेजे। तो यहाँ पे इन जगहों पे उन्होंने क्या भेजा था? दूत भेजा था, लेकिन चाइना में नहीं भेजा था, है ना। तो आपसे पूछा गया कहाँ नहीं भेजा था?
तो चाइना में दूत नहीं भेजा था, इसको याद रखिएगा। चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 21 नंबर। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित सूची का आपको मिलान करना है। क्या करना है आपको, इन सूचियों का मिलान करना है। सूची 1 है और सूची 2 है। क्लियर है चीज़ें। आइए अब देखते हैं यहाँ पे। तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, तो फर्स्ट जो था ये मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। 1 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध ये किससे समाप्त होती है, मैंगलोर की संधि से, तो 2 का ए हो जाएगा। हमारा सही जवाब मिल गया यहाँ पे, बी ए डी सी। देखिए तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो है ये मद्रास से हुआ, द्वितीय एंग्लो मैसूर जो है ये मैंगलोर से हुआ, तृतीय एंग्लो मैसूर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और चौथा एंग्लो मैसूर में क्या हुआ था, टीपू सुल्तान की हार हो गई थी, है ना। तो यही आपको याद रखना, आंसर हमारा हो गया सी। चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसकी एक बार, है ना। 21 की कुछ नहीं है, बस मैंने जो पता है वही चीज़ें हैं। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध यानी कि टीपू सुल्तान की हार। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 22 पे। देखिए 22 क्या कह रहा है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन बना। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद पंजाब का जो पहला मुख्य आयुक्त था ये कौन बना था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉन लॉरेंस बने थे। कौन बने थे, जॉन लॉरेंस बने थे। आइए देखिएगा यहाँ पे। देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद जॉन लॉरेंस को पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त बनाया गया था, याद रखिएगा। तो पंजाब के पहले मुख्य आयुक्त कौन बने थे, जॉन लॉरेंस बने थे। कौन बने थे, जॉन लॉरेंस। चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सहायक संधि स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा शासक कौन थे। सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो सबसे अंत में कौन किया था, तो ये किए थे होलकर लोग किए थे। कौन किए थे, होलकर जो है सबसे अंतिम में उन्होंने सहायक संधि स्वीकार किया था। ये इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, होलकर राज्य जिन्होंने गठबंधन स्वीकार किया। देखिए सहायक प्रणाली को स्वीकार करने वाले भारतीय राजकुमार थे हैदराबाद के निजाम सितंबर 1798 और 1800 में, मैसूर के शासक ने 99 में। मैसूर ने कब किया, तो 99 में। हैदराबाद ने कब, 98 और 1800 में। तंजौर ने कब किया, 99 में। अवध ने कब किया, 1801 में। पेशवा भी 1801 में। बराड़ के भोसले राजा ने 1803 में। सिंधिया ने कब किया, 1804 में। जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी के राजपूत और भरतपुर के शासक ने 1818 में। और होलकर भी कब करते हैं, सबसे लास्ट में 1818 में गठबंधन स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा संघ थे। तो लास्ट मराठा कॉन्फेडरेसी जिसने साइन किया था सब्सिडी अलायंस, वो थे होलकर, है ना। इसको याद रखिएगा, कौन थे, होलकर थे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 24 पे। अब देखिए वेबगत के सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखिए तो वेबगत के सिद्धांत के माध्यम से विलय के बारे में कालानुक्रमिक विक्रम में व्यवस्थित करना आपको, है ना, कि पहले किसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत लिया गया, किसको लिया गया, ये आपको बताना है। तो संबलपुर को ना 1849 में लिए। कब लिए, 1849 में, याद रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ संबलपुर को कब, 1849 में। वेरी गुड। बघाट को कब, 1850 में। बघाट को कब, 1850 में। उसके बाद आइए उदयपुर को कब, 1852 में। उदयपुर को कब, 1852 में। और नागपुर आता है हमारा 1854 में। कब आता है नागपुर, 1854 में। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 54 का, 24 का हो जाएगा, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो आपको सारे ईयर याद होने चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। देखिएगा यहाँ पे, देखिए वेबगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। पहली बात तो ये याद रखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था, लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। डलहौजी का टर्म क्या है, 48 से 56, ठीक है। तो अधिक वेबगत राज कैसे कैसे, सतारा उन्होंने 1848 में किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सतारा कब, 1848 में। संबलपुर और जैतपुर 49, संबलपुर और जैतपुर 49। बघाट पे कब, 1850 में। उदयपुर कब, 1852 में। उदयपुर पे कब किया उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने, यानी कि वेबगत का सिद्धांत लगाया 1852 ईस्वी में। झांसी में कब लगाया उन्होंने, 1853 ईस्वी में लगा दिया था। कब लगाया झांसी में, 1853। क्या लगाया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया और झांसी पे कब्जा कर लिया। नागपुर पे कब किया, 1854 ईस्वी में किया। और अवध, जिसे कुप्रशासन, अवध पे क्या लगाया था, अवध पे उन्होंने मिस गवर्नेंस लगाया था। इन्होंने क्या लगाया था, मिस गवर्नेंस लगाया था। कुप्रशासन लगा के अवध पे कब्जा कर लिया था 1856 ईस्वी में। तो अवध पे कब किया, 1856 में मिस गवर्नेंस का चार्ज लगा के। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 25 हमारा क्वेश्चन कह रहा है यानडूब की संधि किससे संबंधित है, यानी कि ट्रीटी ऑफ यानडूब जो है ये किससे संबंधित है। ये जो है प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध से, है ना। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध से जो है ट्रीटी की ऑफ यानडूब संबंधित है। आइए हम लोग एक्सप्रेशन देख लेते हैं। देखिए
प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26, याद रखिएगा। तो 1824 से 26 में जो हुआ बर्मा के साथ पहला युद्ध था, तब लड़ा गया जब 19वीं शताब्दी को शुरुआती दशकों में बर्मा का पश्चिम की ओर विस्तार और अराकान और मणिपुर पर कब्जा था तथा असम और ब्रह्मपुत्र घाटी पर खतरा पैदा होने के कारण बंगाल और बर्मा के बीच अस्पष्ट सीमा पर लगातार घर्षण हुआ। ठीक है ना, लगातार उन पर क्या हो रही थी ना, युद्ध हो रहा था, घर्षण हो रहा था, मतलब ठानाठानी बनी हुई थी उधर से। मई 1824 में ब्रिटिश अभियान बलों ने रंगून पर कब्जा कर लिया। मई 1824 में क्या होता है, तो ब्रिटिश के जो अभियान बल थे उन्होंने क्या किया, रंगून पे कब्जा कर लिया और राजधानी अवा के 72 किलोमीटर के भीतर पहुंच गए। और राजधानी जो अवा थी उस टाइम में, उसके 72 किलोमीटर अंदर तक वे लोग पहुंच गए। ठीक है, यहीं पे क्या होता है, 1826 में ट्रीटी ऑफ यंडाबू होती है और क्या किया गया, शांति स्थापित कर लिया गया। क्या किया गया, शांति स्थापित कर लिया गया। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 में हमारा कि गर्वित रिजर्व की नीति किससे संबंधित है? गर्वित रिजर्व की नीति जो है यह किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिट्टन से। किससे? लॉर्ड लिट्टन से। आइए देखिएगा यहाँ पे, देखिए लिट्टन और गर्वित रिजर्व की नीति क्या कह रहा है, तो बेंजामिन डिज़रायली 1874 से 80 के तहत एक रूढ़िवादी सरकार के एक नामित लिट्टन, ठीक है ना, 1876 में भारत के वायसराय बने। कब बनेंगे? 1876 में भारत के वायसराय बने। उन्होंने गर्वित रिजर्व की एक नई विदेशी नीति शुरू की। याद रखिएगा, सीधा आपसे क्वेश्चन बनेगा इसी तरह से, गर्वित रिजर्व किससे रिलेटेड है, तो लिट्टन से रिलेटेड है। किससे? लिट्टन से। ठीक है, एक नई विदेशी नीति शुरू की जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक सीमाओं बनाना और प्रभाव के क्षेत्रों की सुरक्षा करना था। लिट्टन के अनुसार अफगानिस्तान और के साथ संबंधों को अब स्पष्ट नहीं छोड़ा जा सकता था। लिट्टन का कहना था कि अब अफगानिस्तान के साथ संबंधों को अब स्पष्ट नहीं छोड़ा जा सकता था। ठीक है, चलते हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा 27 में क्या कह रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहला आदिवासी नेता किसे माना जाता है? देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ जो हथियार उठाने वाले थे, इसमें जो पहले आदिवासी नेता थे ये कौन थे, तो ये थे तिलका मांझी। किसको माना जाता है? तिलका मांझी को माना जाता है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 27 में। देखिए, तिलका मांझी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह। अंग्रेजों को तिलका मांझी या मांझी के नेतृत्व में संथाल परगना में बहुत विरोध और विद्रोह का सामना करना पड़ा। जो एक संथाल थे, क्या थे वे? एक संथाल थे। आप देखिएगा यहाँ पे पूरी कहानी बताइएगा, इसमें ना इंपॉर्टेंट सुनिएगा, जिसका असली नाम जबड़ा पहाड़िया बताया जाता है। क्या नाम बताया जाता है इनका? जबड़ा। ये पहाड़िया रिवोल्ट से भी रिलेटेड थे एक तरह से, ठीक है ना, लेकिन शुरुआत में ये संथाल से भी रिलेटेड रहे, लेकिन बाद में ये पहाड़िया से भी रहे। ठीक है, तिलका अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के खिलाफ थे। तिलका किसके खिलाफ थे? ये जो अंग्रेजों की जो फूट डालो और राज करो की नीति थे, इसके खिलाफ थे वो। तिलका मांझी के बारे में कहा जाता है कि वे सुल्तानगंज के आसपास की पहाड़ियों में चले गए थे। गंगा के किनारे चलने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की नाव पर हमला करने और ब्रिटिश खजाने को लूटने के लिए नीचे आए थे, है ना। उन्होंने लूट कर माल गरीबों में बांटने के लिए भी जाना जाता। वो क्या करते थे? माल लूटते थे और गरीबों में उसको बांट देते थे। ठीक है, उनके द्वारा आयोजित गुरिल्ला युद्ध में कई संथाल महिलाओं ने भी भाग लिया। कई संथाल महिलाएं भी क्या थी? उनका पार्ट बनी थी। अब देखिए, तिलका मांझी और उनके अनुयायियों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच तराई क्षेत्र में जंगलों में कई मुठभेड़ हुए। ठीक है ना, कई बार उनके बीच टकराव हुआ। कहा जाता है कि 1778 में तिलका ने पहाड़िया सरदारों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाकर अंग्रेजों से रामगढ़ कैंप छीन लिया था। कौन सा कैंप छीन लिया था? तो रामगढ़ कैंप छीन लिया था। कब? 1778 में। किसके साथ? पहाड़िया सरदारों के साथ मिलकर। 1784 में तिलका ने अपने अनुयायियों के साथ भागलपुर पर हमला किया। ठीक है ना, और वहाँ कहा जाता है कि तिलका ने राजमहल के अंग्रेज मजिस्ट्रेट अगस्टस क्लीवलैंड को गोली मार दी थी। और कहा जाता है कि उन्होंने क्या किया था? अंग्रेज के जो मजिस्ट्रेट थे वहाँ पे राजमहल के, उनका नाम क्या था? अगस्टस क्लीवलैंड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। अगस्टस क्लीवलैंड को क्या किया था? गोली मारकर हत्या कर दी। किसने की? तिलका मांझी ने। अंग्रेजों ने मांझी और उनके अनुयायियों पर एक संगठित हमला किया। आखिरकार मांझी ने पकड़ लिया और 1785 में उन्हें फांसी पर लटका दिया। फांसी को कब दे दिया गया? 1785 में उनको फांसी पर लटका दिया गया। माना जाता है कि मांझी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहले आदिवासी नेता थे। और यह माना जाता है कि तिलका मांझी जो थे अंग्रेजों के पे हथियार उठाने वाले पहले आदिवासी नेता थे। चलते हैं हमारे 28 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 28 नंबर? देखिएगा, निम्नलिखित का आपको क्या करना है? मिलान करना है। जनजातीय विद्रोह है और उसके नेता का आपको नाम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है संथाल। तो संथाल में मैंने बताया ना, शुरू के टाइम में तिलका मांझी ने भी थोड़ी बहुत की थी। तो इसका आंसर जो दिया हुआ है तिलका मांझी दिया हुआ है, एक का भी, है ना, तिलका मांझी। नेक्स्ट है पहाड़िया। पहाड़िया में आपको दिया हुआ राजा जगन्नाथ। कई जगह पे आपको दुर्जन सिंह भी। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मैं इसीलिए आपको बोलूँगा कि इस क्वेश्चन को आपको डबल चेक कर लेना। क्या करना है?
डबल चेक करेंगे आप अपने नोट से या फिर स्पेक्ट्रम से, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसके एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो संथाल तो ये तिलका मांझी दिया हुआ है, तो एक तरह से कह सकते हैं क्योंकि शुरुआत में तिलका मांझी थे। पहाड़िया में थोड़ा सा दिक्कत है ना, पहाड़िया में कहाँ के राजा जगन्नाथ दिया हुआ है, कहीं कहीं आपको तिलका मांझी भी दिख जाएगा। चुआड़ में दुर्जन सिंह दिया हुआ है और भूमिज में गंगा, भूमिज में कहीं कहीं पे आपको दुर्जन सिंह दिख जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को क्या करोगे आप, एक बार अपने नोट्स से आप डबल चेक करोगे या फिर स्पेक्ट्रम से, ठीक है। 28 नंबर को हम लोग यहीं छोड़ते हैं, चलते हैं हमारे 29 नंबर के क्वेश्चन पे। आप देखिए 29 में क्या कह रहा है। 29 में कह रहा है, तांतिया भील एक आदिवासी नेता थे जिन्हें लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता था। तांतिया भील जो थे एक आदिवासी नेता थे जिन्हें लोकप्रिय नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था उन्हें, तो उन्हें जाता जाता था भारतीय रॉबिन हुड। क्या कहते थे, इंडियन रॉबिन हुड कहते थे इसको। किसको, तांतिया भील को। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए भारतीय रॉबिन हुड क्या कहानी है यहाँ की, देखिएगा। मध्य प्रांतों वर्तमान मध्य प्रदेश में भील लोग रेलवे ट्रैक बिछाने जैसे कारणों से अपने क्षेत्र से विस्थापित होने से नाराज थे, ठीक है। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के कम्बी काबिनी पटीदारों को अंग्रेजों ने भू राजस्व से आय बढ़ाने के लिए भीलों के निवास वाले क्षेत्रों में बसाया था, ठीक है। टाटिया भील जिन्हें भारतीय रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो तांतिया भील हैं इनको क्या नाम से जानते हैं, तांतिया भील को भारतीय रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र के समकालीन भील नेताओं के साथ मिलकर 1878 ईस्वी के कई वर्षों तक अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया और अंग्रेजों के खजाने को लूटा। ऐसा कहा जाता है कि बाद में उन्होंने उसी लूट की संपत्ति को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। उन्होंने लोगों को यह स्नेह और सम्मान अर्जित किया और लोग उन्हें मामा कहने लगे थे। लोग उनको क्या कहते थे, तांतिया भील को मामा कहते थे। तो तांतिया भील का क्या कहना, उपनाम हो गया, मामा भी हो गया और इंडियन रॉबिन हुड भी हो गया, ठीक है। अंततः उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और 1889 में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई। और उनकी मौत की सज़ा कब सुनाई गई, 1889 ईस्वी में उनको मौत की सज़ा सुना दी गई। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माड़िया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, 30 में आपसे पूछ रहा, 30 नंबर का क्वेश्चन है कि ये जो माड़िया विद्रोह हुआ इसका मुख्य कारण क्या था। इसका आंसर है रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप। माड़िया विद्रोह का क्या था, रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे कह रहा है रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप। माड़िया विद्रोह, माड़िया जनजाति ने बस्तर वर्तमान छत्तीसगढ़ में विद्रोह किया जो 1842 और 1863 तक चला। विद्रोह का मुख्य कारण यह बताया गया कि एंग्लो मराठा प्रशासन चाहता था कि पृथ्वी देवी को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि दी जाए, ठीक है। जो माड़िया के बीच एक प्रथा थी जिसे रोका जाए, ठीक है ना। वो लोग क्या कहते थे, इसको रोका जाए। अंग्रेज और मराठा लोग समय समय पर आदिवासी लोगों के मंदिर प्रवेश करते थे जिससे मंदिरों का पवित्र वातावरण क्या होता था, प्रदूषित होता था, ठीक है। जैसा कि लोगों का मानना था, ये ऐसा माड़िया जनजाति के लोग मानते थे। विद्रोह का बड़ा कारण यह था कि आदिवासी लोग अपनी रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। यह बाहरी लोगों के अतिक्रमण से अपनी भूमि और आर्थिक संसाधनों की रक्षा के लिए एक रक्षात्मक आंदोलन था, ठीक है ना, एक प्रोटेक्टिव आंदोलन था। ये चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 31 पे। देखिए तो हमारा 31 का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था। महात्मा गांधी से पहले, यानी कि महात्मा गांधी से पहले किस आदिवासी नेता ने सत्याग्रह किया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है ताना भगत ने। किसने, ताना भगत ने महात्मा गांधी से पहले सत्याग्रह किया था, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा यहाँ पे। देखिए ताना भगत ने गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से पहले भी सत्याग्रह किया था। तो ताना भगत ने गांधी जी ने जब सत्याग्रह आंदोलन किया उससे पहले भी सत्याग्रह किया था। वे सिद्धू और कानू मुर्मू या बिरसा मुंडा के नेतृत्व वाले आंदोलन के इस मायने में भिन्न थे कि वे मुख्य रूप से धार्मिक और अहिंसक थे। वो क्या थे, धार्मिक थे और अहिंसक थे। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान ताना भगत को कांग्रेस के संगठनात्मक दायरे में भी शामिल किया गया था। और 1921 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उस टाइम ताना भगत को कांग्रेस के संगठनात्मक दायरे में भी शामिल किया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 32 पे। अब देखिए 32 क्या कह रहा है आपको। 32 में आपको मिलाना है ना, निम्नलिखित का मिलान करना है। सूची 1 है और सूची 2 है, ठीक है। तो 1 में आपको कह रहा है नाना साहब। नाना साहब कहाँ से थे, तो नाना साहब कानपुर से लड़े थे, ठीक है ना। कुंवर सिंह कहाँ लड़े, कुंवर सिंह जो है बरेली से लड़े थे। कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे, बरी से। जनरल बख्त खान कहाँ से, दिल्ली से लड़े थे। जनरल बख्त खान कहाँ से, दिल्ली से। और खान बहादुर खान ये कहाँ से लड़े थे, ये बरेली से लड़े थे। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ना आपके पास रिवॉल्ट और उनके ना मेन लीडर कहाँ कहाँ से थे वो दिया हुआ। देखिए
दिल्ली में कौन थे? जनरल बख्त खान थे, पढ़ लिया हमने। कानपुर में कौन थे? नाना साहब थे, कानपुर में कौन थे? नाना साहब। लखनऊ में कौन थे? तो लखनऊ में थे बेगम हजरत महल, लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल। बरेली में कौन थे? खान बहादुर खान, बरेली में कौन थे? खान बहादुर खान। और बिहार में थे कुंवर सिंह, बिहार में कौन थे? कुंवर सिंह। फैजाबाद में कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद में कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। और झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में कौन थी? रानी। और बागपत में कौन थे? शाहमल, बागमत से कौन थे? शाहमल थे, ठीक है ना। इतने नाम आपको याद रखने हैं। चलते हैं हमारे 33 के क्वेश्चन पे। देखिए 33 का क्वेश्चन कहता है सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 1857 के विद्रोह के बारे में यह किसने कहा था? किसने कहा था कि 1857 का जो ये विद्रोह है ये सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष है? ये कहा था टी.आर. होम्स ने। किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। देखिएगा यहाँ पे, देखिए तो टी.आर. होम्स ने कहा कि विद्रोह की प्रकृति के बारे में बताया था। और देखिए इसमें ना बहुत से लोग ने अलग अलग, यहाँ पे आप देख सकते हो टी.आर. होम्स ने क्या बताया? सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष है। लेकिन बाकी लोगों ने भी बहुत सी बात कही है। आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन ने क्या बोला? आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन ने कहते हैं एक संगठित राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था ये, यानी कि यह एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है, ठीक है। आर.सी. मजूमदार बोले न तो पहला नहीं राष्ट्रीय नहीं स्वतंत्रता संग्राम है। आर.सी. मजूमदार ये भी कहते हैं यह तो न तो पहला नहीं राष्ट्रीय नहीं स्वतंत्रता संग्राम था। वी.डी. सावरकर क्या बोले? ये बोला कि ये स्वतंत्रता संग्राम ही था। एरिक स्टोक्स बोलते हैं कि चरित्र में अभिजात्य था ये। एरिक स्टोक्स का कहना था कि ये जो 1857 का आंदोलन था यह चरित्र में क्या था? अभिजात था। लॉरेंस और सीली कहते हैं मेरे सिपाही विद्रोह था ये। क्या था? मेरे सिपाही विद्रोह था ये। और जेम्स आउटरम कहते हैं हिंदू शिकायतों का लाभ उठाने वाली एक मुस्लिम साजिश थी ये। तो जेम्स आउटरम का कहना है ये जो हिंदू शिकायतों का लाभ उठाने वाली एक मुस्लिम साजिश थी, न कि ये क्या था? स्वतंत्र आंदोलन था। और परसिवियर शिपेर कहते हैं विद्रोह के 3 चरण थे। परसिवियर शिपेर का कहना था कि 1857 के विद्रोह के 3 चरण थे। क्या थे? 3 चरण थे, ठीक है। ये बात किसने बोली थी? परसिवियर शिपेर ने बोली थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 34। अब देखिए आप इसमें क्या करना है आपको? गलत युग्म को पहचानना है। आपको क्या पहचानना है? गलत युग्म को पहचानना है। देखिए 34 में क्या करना है? गलत युग्म को पहचानना है। देखिए तो इसमें जो है दिल्ली लेफ्टिनेंट हडसन बिल्कुल सही है ये। कानपुर सर कॉलिन कैम्पबेल ये भी सही है। बनारस में जेम्स आउटरम ये गलत है। बनारस का जो दिया हुआ आपको जेम्स आउटरम ये गलत है। तो आपको गलत वाला ही ढूंढना है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3, क्योंकि यही गलत है, बाकी सब जो है बिल्कुल सही है। दिल्ली में कौन थे? तो लेफ्टिनेंट हडसन थे। कानपुर में कौन थे? कॉलिन कैम्पबेल थे। झांसी में सर ह्यू ग्रोज थे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिल्ली लेफ्टिनेंट हडसन, कानपुर सर कॉलिन कैम्पबेल, झांसी सर ह्यू ग्रोज। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है ब्रिटिश प्रतिरोध के बारे में। दिल्ली में कौन थे? लेफ्टिनेंट विलोबी, जॉन निकोलसन और लेफ्टिनेंट हडसन, ठीक है ना। आपको 3 में से ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आपको ध्यान में रखना है। तो दिल्ली में कौन कौन थे? विलोबी, निकोलसन और हडसन, ऐसे याद करिए। दिल्ली में कौन थे? विलोबी, निकोलसन, हडसन। दिल्ली में कौन थे? विलोबी, निकोलसन, हडसन। कानपुर में कौन? ह्यू व्हीलर और कॉलिन कैम्पबेल। तो कानपुर में कौन? व्हीलर और कैम्पबेल। कानपुर में कौन? व्हीलर और कैम्पबेल। पूरा नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कानपुर में कौन? व्हीलर और कैम्पबेल। लखनऊ में कौन? लॉरेंस थे, इंग्लिश थे, हैवलॉक थे, आउटरम थे और कॉलिन कैम्पबेल थे। तो लखनऊ में कौन कौन हो गए? लॉरेंस, इंग्लिश, हैवलॉक, आउटरम और कॉलिन कैम्पबेल। झांसी में कौन थे? बहुत ही फेमस, कई बार रिपीटेड है, सर ह्यू ग्रोज। झांसी में कौन थे? सर ह्यू ग्रोज। और बनारस में कौन थे? कर्नल जेम्स नील। बनारस में कौन थे? कर्नल जेम्स नील, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे। देखिए 35 कह रहा है सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी, ठीक है। सेना ने अपनी शिकायतों के अलावा अन्य शिकायतें भी व्यक्त की और आंदोलन सेना से परे फैल गया। यह कथन किसका था? ठीक है, यह कथन किसने कहा था कि सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी। सेना ने अपनी शिकायतों के अलावा अन्य शिकायतों में भी व्यक्त की और आंदोलन सेना से परे फैल गया। यह कथन किसका था? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा एस गोपाल। किसका आंसर था ये कथन? यह कथन था एस गोपाल का। देखिएगा यहाँ पे 35 में देखिए, तो भारतीय सिपाही को हर कदम पर अधीनस्थ महसूस कराया जाता था और उसके साथ नस्लीय भेदभाव और पदोन्नति तथा विशेषाधिकार के मामले में भेदभाव किया जाता था। सिपाहियों का असंतोष सैन्य मामलों पर सीमित नहीं था, यह ब्रिटिश शासन के प्रति सामान्य असंतोष विरोध को दर्शाता था। ठीक है, सिपाही जो वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था, है ना। तो ये जो सिपाही थे ना, ये क्या थे?
पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म, इंग्लिश में इसके बारे में क्या कहते हैं, पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म, यानी कि वर्दीधारी किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी। सेना ने अपनी शिकायतों के अलावा अन्य शिकायतों भी व्यक्त की और अंग्रेज सेना से परे फैल गया। और एस गोपाल ने ये टिप्पणी की थी। तो यह टिप्पणी किसकी थी कि जो सिपाही थे वो क्या थे, वर्दीधारी किसान थे। ये बात कही थी एस गोपाल ने। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका कौन थी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सावित्रीबाई फुले। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, तो सावित्रीबाई फुले के बारे में कहा जाता है कि सावित्रीबाई को आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका कहा जा सकता था। वह प्रधान अध्यापिका बनी और उनकी जो प्रशिक्षु थी कौन कौन, फातिमा शेख और ज्योतिराव की मुक्त चाची शगुनाबाई के साथ इन्होंने अध्यापन किया था। किसके साथ, तो फातिमा शेख और उनकी चाची शगुनाबाई के साथ इन्होंने अध्यापन किया था। किसके बारे में बात हो रही है, तो सावित्रीबाई फुले के बारे में बात हो रही है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की। भारत स्त्री महामंडल की जो थी इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये की थी सरला देवी चौधरानी ने। किसने की थी, सरला देवी चौधरानी ने। आइए देखिएगा यहाँ पे सरला देवी चौधरानी के बारे में बात हो रही है कि महिला संगठन 1910 में सरला देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई। कहाँ पे बुलाई, तो इलाहाबाद में। किसकी पहली बैठक, तो भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक, जिसे किसी महिला द्वारा स्थापित पहला प्रमुख भारतीय महिला संगठन माना जाता है। इसके उद्देश्य में महिलाओं के लिए एक शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्दा प्रथा का उन्मूलन और पूरे भारत में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक सुधार में सुधार करना शामिल था। सरला देवी का मानना था कि महिलाओं के उत्थान के लिए काम करने वाला पुरुष मनु की छाया में रहता है। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका मानना था कि महिलाओं के लिए जो पुरुष काम करता है, उनके उत्थान के लिए जो काम करता है महिलाओं के, वो सदा मनु की छाया में रहता है। तो ये मानना था सरला देवी का। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे। किसने नारा गढ़ा, कौन सा नारा की बात हो रही है यहाँ पे, एक धर्म एक जाति एक ईश्वर। ठीक है, ये नारा किसने गढ़ा था, ये नारा गढ़ा था श्री नारायण गुरु ने। किसने, श्री नारायण गुरु ने। दिखेगा यहाँ पे, देखिए, तो दक्षिण भारत में 1920 के दशक के दौरान गैर ब्राह्मणों ने एवी रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन का आयोजन किया। अभी हाल ही में यूपीएससी में क्वेश्चन आया ये, ठीक है ना, 2025 का, कि आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था। देखिएगा, तो ये किसने किया था, रामास्वामी नायकर ने किया था। ठीक है ना, आप क्वेश्चन देखना, आपको दिख जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन में। अब देखिए, मंदिरों में निचली जातियों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटने की मांग करते हुए कई अन्य आंदोलन हुए। केरल में श्री नारायण गुरु ने उच्च जाति के वर्चस्व के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने मानव जाति के लिए एक कर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा गढ़ा। ठीक है, तो एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा किसने गढ़ा था, तो ये नारा गढ़ा था श्री नारायण गुरु ने। ठीक है, जिससे उन्हें शिष्य साधारण अयप्पन ने मानव जाति के लिए कोई धर्म कोई जाति कोई ईश्वर नहीं में बदल दिया। और उनके जो शिष्य थे ना साधारण अयप्पन, उन्होंने क्या किया था, उसको बदल दिया किसमें, मानव जाति के लिए कोई धर्म कोई जाति कोई ईश्वर नहीं में बदल दिया था। ठीक है ना, उन्हीं से वो इंस्पायर होके। चलते हैं हमारे 39 के क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है हमारा 39 का क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे, देखिए, तो इसमें आपको मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। निम्नलिखित को मिलान करिए। ठीक है ना, ये आपके पास कूट है, सूची 1 है और सूची 2 है। ठीक है, देखिए, तो इसमें बोल रहा है कि महान बंगाल अकाल कब आया था, तो ये जो आया था 1770 में आया था। क्लियर है, तो ग्रेट बंगाल फैमिन 1770 में आया था, याद रखिएगा, 1 का तो ए हो जाएगा। चालीसा अकाल ये कब आया था, तो ये जो आया था 1782 और 84 में आया था। ठीक है, चालीसा अकाल भी कब आया, 1782 और 84 में, याद रखिएगा। उड़ीसा में फेमिन कब आया, तो उड़ीसा में जो फेमिन आई है 1866 में। सब सामने सामने जो दिया बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, और महान भारतीय अकाल यानी कि दक्षिण भारतीय अकाल जो है ये कब आया था, तो ये 1876 और 78 में आया था। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 39 का ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। सही जवाब क्या हो जाएगा, 39 का ए। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत प्रमुख अकाल आए। कौन कौन से अकाल की बात हो रही है यहाँ पे, देखिएगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत में हुए कुछ प्रमुख अकाल इस प्रकार थे। महान बंगाल अकाल 1770 बिहार और उत्तरी तथा मध्य बंगाल को प्रभावित किया। लगभग 10 मिलियन मौतें हो गई थी। इसमें कितनी मौतें हो गई थी, लगभग 10 मिलियन। ये आपको डाटा याद नहीं करना, बस आप याद रखो कब आया था बिहार में, बंगाल में। चालीसा अकाल जो है 1782-84 में आया। दिल्ली, पश्चिमी अवध, पूर्वी पंजाब क्षेत्र, राजपूताना और कश्मीर को प्रभावित किया। लगभग 11 मिलियन मौतें हो गई थी। इसमें कितनी मौतें हो गई, तो लगभग 11 मिलियन मौतें हो गई थी चालीसा अकाल 1782-84 के। नेक्स्ट है दोजीवारा अकाल, खोपड़ी अकाल भी इसको बोलते हैं। 1888 से 94 में आया। हैदराबाद, दक्षिण मराठा का क्षेत्र हो गया, दक्कन को ले लो आप, गुजरात और मारवा के जो क्षेत्र, ये काफ़ी प्रभावित हो गए। इसमें भी लगभग 11 मिलियन मौतें हो गई थी। कितनी मौतें हो गई थी, 11 मिलियन मौतें हो गई थी। और यहाँ पे और दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए,
आगरा अकाल की बात की गई है। तो आगरा अकाल 37-38 आया था। उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के मध्य दोआब और ट्रांस जमुना जिले को प्रभावित किया। लगभग 8 लाख मौतें हो गई थी इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट उत्तरी दोआब अकाल है, 60-61 में था। पंजाब के आगरा, दिल्ली और हिस्से के ऊपरी दोआब को प्रभावित किया। लगभग 2 मिलियन मौतें इसमें भी हो गई थी। उड़ीसा अकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो आप देखिए, आप सारे अकाल याद करने मत बैठ जाना, है ना। जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं क्या, बंगाल फेमन बहुत फेमस है, उड़ीसा का अकाल बहुत फेमस है ना। तो ये सब बिहार का अकाल, बिहार का एग्जाम देने वाले तो बिहार का अकाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब याद करना, ये नहीं कि आप पूरी अकाल ही आप याद करने लग जाओ, तो ऐसा नहीं करना, है ना। नेक्स्ट देखो, उड़ीसा अकाल 1866 में उड़ीसा और बिहार को प्रभावित करते हुए लगभग 1 मिलियन मौतें हो गई। राजस्थान अकाल जो था ये 1869 में आ गया। अजमेर, पश्चिमी आगरा, पूर्वी का लगभग 1.5 मिनट। ये आज सब अकाल आपको नहीं याद करना, है ना। एग्जाम में कभी नहीं आएगा ये आपके बीपीएससी में। अगर आप राजस्थान पीसीएस दे रहे हो तो आपके राजस्थान में जरूर पूछ देंगे, लेकिन बिहार में तो नहीं आएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिहार अकाल। तो ये 1873-74 में बिहार, बंगाल के कुछ हिस्सों और संयुक्त प्रांतों के कुछ हिस्सों को प्रभावित करते हुए बेहतर राहत उपाय कारण मौतों को कम किया गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कम मौतें हुई। नेक्स्ट है महान भारत अकाल, जिसे दक्षिण भारत अकाल या महान मद्रास अकाल के रूप में जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि क्या महान आ गया तो मतलब ये ग्लोबल लेवल पे चीज़ चली गई है। 76 और 78 में होता है। मैसूर और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को प्रभावित करते हुए, लेकिन बताया गया कि यह मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांतों के कुछ क्षेत्र और पंजाब के एक छोटे से क्षेत्र में उत्तर की ओर फैल गया था। लगभग 6 मिलियन से 10 मिलियन मौतें मानी जाती है इसमें, और इसका कारण कृषि मजदूरों और कारीगरों को बड़े पैमाने पर पलायन हो गया था इसके वजह से, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 40 में फिर से आपको क्या करना है, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। सूची 1 है ये और सूची 2 है, इसको क्या करोगे आप, मैच करोगे। इसका आंसर क्या होगा देखिएगा। तो अकाल आयोग 1990 ये कब आया, तो ये जो था ये सर एमजी मैकडोनल्ड के टाइम में आया था, ठीक है, याद रखना। सर एमपी मैकडोनल्ड के टाइम में आया था अकाल आयोग 1990 का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे, भारतीय अकाल आयोग 1880, तो ये जो था जॉन स्ट्रेची के टाइम में आया। तो भारतीय अकाल आयोग 1880 जो था जॉन स्ट्रेची के टाइम में आया, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे उड़ीसा अकाल आयोग 1866 के जॉर्ज कैम्पबेल। उड़ीसा आयोग 1866 कौन थे, तो जॉर्ज कैम्पबेल। और जांच समिति 1861 जो थे ये कौन थी, तो कर्नल बेयर्ड स्मिथ थे। कौन थे, कर्नल बेयर्ड स्मिथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, BADC, ठीक है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए वही चीज़ बताया जो मैंने बताया। अकाल आयोग 1990 का सर एमबी मैकडोनल्ड, सर एपी मैकडोनल्ड थे, ठीक है ना। भारतीय अकाल 1880 वाला जॉन स्ट्रेची, ठीक है ना। उड़ीसा अकाल आयोग 1866 कैम्पबेल, कौन थे, 1866 वाला जो थे जॉर्ज कैम्पबेल। और जांच समिति 1861 में कर्नल बेयर्ड स्मिथ। जांच समिति 1861 में कौन थे, कर्नल बेयर्ड स्मिथ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे नोट्स बना के इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करते जाइए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलते हैं हम लोग 41 पे। 41 क्या कह रहा है देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए, ठीक है ना। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर आपको करना है। कह रहा भारत का पहला समाचार पत्र डैश था जो जेम्स अगस्तस द्वारा हिकी द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 41 का, इसका सही जो है कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर। क्या नाम है, कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर जेम्स अगस्टस हिकी द्वारा 1780 में इसको प्रकाशित किया गया था। ये हम लोग इसी एक्सप्रेशन देखते हैं, देखिए यहाँ पे। तो कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के बारे में बात करें तो भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, इसी का और क्या नाम था, इसी को हम लोग द बंगाल गजट भी कहते हैं और द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहते हैं, दो नाम इसके याद रखिएगा। जो जेम्स अगस्टस हिकी द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था, लेकिन सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैये के बाद 1782 में इसका मुद्रणालय जब्त कर लिया गया। इसके बाद द बंगाल जर्नल, कलकत्ता क्रॉनिकल, मद्रास कुरियर तथा बॉम्बे हेराल्ड इत्यादि समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर का ही नाम क्या है, बंगाल गजट भी है। किसने किया था, जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 में किया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 42 का क्वेश्चन देखिए। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकाफ। कौन है, चार्ल्स मेटकाफ इसका सही जवाब है 42 का। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ चार्ल्स मेटकाफ के बारे में। चार्ल्स मेटकाफ 1835-36 के दौरान भारत के कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। उन्होंने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया था, ठीक है ना। 1825 के कुत्सित अनुज्ञप्ति नियमों को रद्द कर दिया गया। दरअसल 1823 के अनुज्ञप्ति नियम के तहत बिना अनुज्ञप्ति लिए प्रेस की स्थापना या उसका उपयोग दंडनीय अपराध माना गया था, है ना। उपर्युक्त नियमों को रद्द करने के कारण ही चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। मतलब यानी जो
बॉन्ड लगा हुआ था, ठीक है ना, जिस तरह से बाउंडेशन था उस प्रेस पे, उसको हटाने के कारण ही चार्ल्स मेटकाफ को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। याद रखिएगा चार्ल्स मेटकाफ को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 43 का। कथन और कारण पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर सही उत्तर का आपको क्या करना है, चयन करना है ना। ये आपका कथन है और ये आपका क्या है, कारण है, और नीचे दिखे आपके वो दिए गए हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई। ये बिल्कुल सही बात है ना। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई। नेक्स्ट कहता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था तथा उसकी निंदा की थी। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपनी द बंगाली नामक जो समाचार पत्र थी उसमें क्या किया था उन्होंने, कलकत्ता उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उन पर बंगाली समुदाय की आर्थिक भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था और उनकी निंदा की थी, और यही रीज़न था कि उनके कारण उनको जेल जाना पड़ा था, कारावास जाना पड़ा था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये बात बिल्कुल सही है। चलते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की ओर। यहाँ पे देखिएगा, देखिए ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या है। कह रहा है 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने देश के ऐसे प्रथम पत्रकार बने जिन्होंने कारावास की सजा दी गई। यह सजा उन्हें द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादकीय में एक आलोचनात्मक लेख लिखने के लिए दी गई थी। इस लेख में उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर एक निर्णय में बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था तथा उनकी क्या की थी, निंदा की थी। इस प्रकार कथन तथा कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44 का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिएगा यहाँ पे। देखिए 44 का क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो इसका आंसर हो जाएगा 1881 में। कब रद्द किया गया, 1881 में किया गया। देखिएगा यहाँ पे 1881 में। देखिए 1881 ईस्वी दिया हुआ है। 1878 ईस्वी के बाद देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, 1878 के देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वायसराय लॉर्ड लिटन के काल में लाया गया था। किसके टाइम में लाया गया था, तो लिटन के टाइम में लाया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना तथा राजद्रोह लेखों को दबाना था एवं ऐसे प्रयास के लिए समाचार पत्रों को दंडित करना था। इस अधिनियम के विरुद्ध पूरे देश में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा अंततः 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। तो लाया कौन था, लिटन लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और हटाया कौन, तो रिपन हटाया। याद रखिएगा 1881 में, ये आपको याद रखना है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 45 में। 45 का क्वेश्चन कह रहा है सरकार ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना है कि उसको एक बड़े कक्ष में एक छोटी कोठरी में भेज दिया जाता है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किनके द्वारा किया गया था। ये जो कथन था ना, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 45 का, इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। क्या है इसका आंसर, बाल गंगाधर तिलक। आइए देखते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में। देखिए यहाँ पे तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जा रहा है उपरोक्त कथन प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। कथन प्रेस पर ब्रिटिश हुकूमत की दमनात्मक नीतियों के संदर्भ में दिया गया था। ये जो कथन था किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में, तो उसको याद रखिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पे। देखिए 46 में क्या कह रहा है, बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो बनारस के जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे, नाम क्या था उनका, जोनाथन डंकन के, उनके प्रयत्न से क्या किया गया, एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आंसर क्या हो जाएगा इसका 46 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1791 में। कब की गई थी, 1791 में। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए तो 1791 दिया हुआ है यहाँ पे। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य जो था हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। क्या था, हिंदू विधि और उसके दर्शनों का अध्ययन करना था। 46 का सी हो गया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 47। देखिए 47 क्या कह रहा है, सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। यह कथन उपरोक्त वक्तव्य का स्रोत है। ये जो वक्तव्य था ना, ये कहाँ से लिया गया, ठीक है ना, ये कहाँ पे बताया गया था, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835 को था, वहाँ से बताया गया था। देखिएगा
तो ये लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835 का, उसमें ये चीज़ कहा गया था कि सरकार के सीमित संस्थानों के मद्देनज़र पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। ये किसने? लॉर्ड मैकाले ने अपने स्मरण पत्र में कहा था। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835 में, शिक्षा प्रणाली को भारत में लागू करने के लिए लेकर ब्रिटिश सरकार द्वारा लोक शिक्षा की सामान्य समिति को स्थापना की गई थी। इस समिति में दो प्रकार के विचारधारा वाले लोग थे। एक दल प्राच्य शिक्षा समर्थक प्राच्यवादी थे और परंपरागत भारतीय भाषा एवं साहित्य को प्रोत्साहित करने के पक्षधर थे, जबकि आंग्ल शिक्षा समर्थक आंग्लवादियों का झुकाव अंग्रेजी शिक्षा पर था। इस संदर्भ में 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले ने अपने महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में लिखा कि सरकार के सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषाएं क्या है? सर्वोत्तम है। चलते हैं हमारे 48 पे। 48 में आपको क्या करना है? फिर से आपको मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची 2 को नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची 1 है और ये सूची 2 है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो ए हमारा कह रहा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। पहला क्या हमारा? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ये 1904 ईस्वी में आया था। यह बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हंटर शिक्षा आयोग, यानी कि हंटर शिक्षा आयोग जो है ये कब आया? तो ये 1882 और 83 में आया था। कब आया था? 1882 और 83 में आया था। नेक्स्ट, चार्ल्स वुड का डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया? तो ये जो आया था ये आया था 3 में, यानी कि 54 में। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया? 54 में आया। और नेक्स्ट, सैडलर विश्वविद्यालय का आयोग जो था ये आया था 1917 और 1919 में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे बिल्कुल सीधा दिया आपको याद करने के लिए कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में आया था। कब आया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में आया था। हंटर शिक्षा आयोग 1882 और 83। हंटर आयोग कब? 1882 और 83। चार्ल्स वुड का डिस्पैच बहुत बार एग्जाम में पूछा गया 1854। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में आया। और सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है 1917 और 1919 में। सैडलर कब आया? सैडलर कमीशन 1917 और 1919 में। चलते हैं हमारे 49 के क्वेश्चन पे। देखिए 49 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। ठीक है, पहला आपको क्या दिया हुआ है? 1919 के इसमें से कौन सा कथन सही वाला ढूंढना आपको। ऊपर में से कौन सा कथन क्या है? सही है। ठीक है, तो सही वाला ढूंढेंगे आप। देखिए 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चिंसफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। ये बात बिल्कुल सही है ना? ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1919 में की गई थी। 1919 में की गई थी। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आइए, 1925 ईस्वी से विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालय के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई। ये भी बिल्कुल सही है ना? एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आइएगा, सन 1906 में बड़ौदा रियासत ने पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी थी। ये बात भी बिल्कुल सही है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपके एग्जाम के लिए याद रखिएगा। 1906 में जो बड़ौदा रियासत थी ना, उसने अपनी पूरी रियासत में अनिवार्य कर दिया था प्रारंभिक शिक्षा को। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए प्रश्नगत कथन 1, 3 और 4 सही तथा कथन 2 गलत है। दरअसल पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, न कि 1919 में। इसीलिए ये क्या है? गलत है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी, 1919 में नहीं हुई थी। इसको याद रखिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 50 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिएगा यहाँ पे तो हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, तो शिक्षा से संबंधित हार्टोग समिति की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो शिक्षा से संबंधित हार्टोग समिति, इस तरह अपना स्थापना कब की गई थी? तो 1929 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई? 1929 में की गई। देखिएगा यहाँ पे, देखिए तो 20वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में शिक्षा संस्थानों की संख्या में अंधाधुंध वृद्धि होने के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आया। इसके पश्चात साइमन कमीशन द्वारा शिक्षा पर एक रिपोर्ट तैयार करते हुए फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति का रूप में हार्टोग समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्टोग समिति कब गठन हुई थी? 1929 ईस्वी में गठन हुई थी। तो ये रहे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे 50 से आगे करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना हमारे वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहे, इसी तरह अपना प्यार देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरा ये चैनल
सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।